आज अगर 14 सीटों पर पहले हम बात करें तो जो हॉट सीट कहते हैं ना, उसमें रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज, ये 3 सीट, कौशाम्बी और कौशाम्बी पे इसलिए कि जो राजा भैया ने वोट डालने के बाद दोपहर में एक बयान दिया, उसने कितना असर डाला है ये चर्चा भी करेंगे। तो पहले राउंड में मैं सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आता हूं, क्योंकि 19 और 14 दोनों में इन चरणों की सीटों की बात करें तो 14 में आप 12 रायबरेली और अमेठी हार गए थे। 19 में आपने प्रदर्शन सुधारा, आपने अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हरा दिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13-1 से आ गए। 24 में क्या 14-0 वाली स्थिति है कि जो अखिलेश यादव ने, आपने साउंड बाइट सुनी होगी उनकी, दावा किया कि ये 140 नहीं आ रहे हैं पूरे देश में। मैं पूरे देश की तो नहीं, लेकिन चर्चा आज मेरी यहीं तक की सीमित है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी दावा किया कि जब सोनभद्र में आखिरी दिन वोट पड़ जाएगा 1 जून को, तो आप देखेंगे सहारनपुर से सोनभद्र तक कमल खिल रहा है। मिशन 80, अगर अब एक आपका भी आकलन आ गया होगा पार्टी का, 53 सीटों पर मुकाबला बंद हो गया है और तकरीबन 62% के पास अभी फाइनल फिगर नहीं आया है, इसलिए मैं प्रतिशत पर नहीं जानता हूं। आपको क्या लग रहा है, क्या है आपकी रीडिंग और पार्टी की, कम से कम उत्तर प्रदेश की इन 53 सीटों और जो ये 14 सीटें इस चरण में हैं? जी पुष्कर जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार हमने 14 के मुकाबले 19 में हमें अपना परफॉर्मेंस सुधारा था, उस प्रकार 24 में भी हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। पिछली बार हम रायबरेली में हमने अंतर हार का कम किया था, इस बार हम रायबरेली भी जीतने जा रहे हैं और अमेठी में भी जीत का अंतर बढ़ेगा। बाकी सीटों पर भी हम लगातार जीत रहे हैं और बाकी सीटों पर जीतेंगे, जिन सीटों पर मतदान हुआ और पहले जिन चरणों में मतदान हो चुका, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जनता का विश्वास लगातार मोदी जी पर बना हुआ है और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, उनको अपने पार्टी के बारे में ध्यान देना चाहिए। और अमेठी रायबरेली में राहुल जी और गांधी परिवार की तो हार तभी तय हो गई थी जब राहुल जी यहाँ से अमेठी छोड़ करके वायनाड चले गए। पिछले साल चले गए, इस साल भी चले गए और इसके बाद लास्ट मोमेंट तक, जब तक वायनाड में वहां पर वोटिंग नहीं हो गई 26 तारीख तक, तब तक इन्होंने यहाँ पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। ये भी निश्चित नहीं, तो उनको लगा कि वहाँ वायनाड में उनकी स्थितियां खराब हैं, चूंकि ए राजा जी की पत्नी एनी राजा वहां पे लड़ रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको वहां टक्कर दी। वायनाड में भी उनकी वहां पे हारने की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे विकल्प के तौर पर यहाँ पर राहुल जी रायबरेली आए। तो यहीं से तय हो गया कि जो व्यक्ति एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी जिसको अपना कर्णधार मानती हो, उत्तराधिकारी मानती हो, वो अगर सीट डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक अपनी पैतृक सीट करके छोड़ करके जा रहा है, तो इससे दिखता है कि उनका विश्वास नहीं है जनता के ऊपर और रायबरेली की जनता या अमेठी की जनता भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो इसी से उनकी हार तय हो गई। बाकी कहने के लिए कुछ भी कहें, और जो लोग आज पहले राम मंदिर की जब बात आई तो राम मंदिर को कहे, उन्होंने लेटर जारी कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि हम राम मंदिर के उसमें उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। भाई आप जाते या नहीं जाते अलग विषय था, लेकिन आप इस तरह आप किसी के इन्विटेशन दिया जाए तो कोई मुंह पे थोड़ा मना करता है। और आज देखिए, जब वोटों के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है कि बजरंगबली जी के यहाँ जा रहे हैं, तो जब समय था तब तो नहीं गए, आज वोटों के लिए जनेऊधारी बन जाते, कभी हिंदू बन जाते। तो ये सब चीजें जनता कांग्रेस पार्टी का इसलिए जान चुकी है और उनको उनकी सीट अगर दिखाएगी, इस बार कांग्रेस पार्टी 40 सीटें भी देश में नहीं जीतने जा रही है। पर रायबरेली में प्रशांत जी आप भी अंत तक तो लटके ही रहे ना। अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम इन्होंने 2 मई शाम को डिक्लेयर किया, उन्होंने 3 मई सुबह बहुत देर तक इंतजार करते रहे थे। देखिए, रायबरेली कोई हमारी पैतृक सीट नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमारी परंपरागत सीट है। जैसे कांग्रेस पार्टी परंपरागत सीट थी, वहां से इंदिरा गांधी जी लड़ती थी, फिरोज गांधी लड़े, उसका सोनिया जी रही। हमारा तो कोई ऐसा नहीं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी है, श्याम प्रसाद मुखर्जी है, ये मोदी जी तो वहां नहीं लड़े थे। तो ये डिफरेंस है। तो भाई जो आपकी परंपरागत सीटें थी, जहां से आपके प्रधानमंत्री रहे हो, आपके परिवार के लोग रहे हो, लंबे समय तक आपका वहां से एक लगाव रहा हो, जैसा आप क्लेम करते हैं, तो उसमें और हमारे में डिफरेंस है। हमने निश्चित तौर पर हम भी देख रहे थे कि भाई आपका कौन कैंडिडेट आता है, उसके आधार पर हम घोषित करेंगे।
तो भाजपा और कांग्रेस में आप तुलना करने जाएंगे तो उसमें नहीं होगी ना, बराबरी का उसमें तुलना करिए। नहीं, बराबरी नहीं, अब 14 से चेंज हो गया है ना। आप तो कंफर्म थे ना, आप इसलिए थोड़ी ना टिकट डिक्लेयर ने आप भी तो इसी चक्कर में रुके थे कि कौन आए, किसको लड़ाएं किसको नहीं लड़ाएं। स्मृति ईरानी का तो आपने डिक्लेयर कर दिया। अगर साजिद ने मैंने जो वही चीज बोली। हाँ, नहीं हमारा मैंने वही तो एक लाइन में आप समझाई, आप शुद्ध हिंदी में, आपको शायद समझ में आ गई हो भाई। रायबरेली का जो महत्व कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे, जो राहुल गांधी जी के दादाजी रहे, फिरोज गांधी जी वहां से रहे सांसद, इंदिरा गांधी जी रही, तो वो क्लेम करते हैं कि हमारी परंपरागत सीट है, लगातार वो जीते हैं, हम शायद एक बार जीते हैं वहां पर, कांग्रेस पार्टी का लगातार वो कर रहा है। तो हम तो देख रहे थे कौन लाते हैं, बाकी सीटों पर हमने कर दिया। जो हाँ, आप प्रधानमंत्री जी की सीट 77 जीते, हमने पहले फिल्म कर 98 दी। जीते। हाँ ठीक है, दो बार जीते हमने। जो प्रधानमंत्री जी की सीट थी, राजनाथ जी की जो सीट थी, हमने तो पहले फेज में डिक्लेयर कर दी ना, जो हमारी परंपरा। हाँ, ये बात आपकी वैलिड वैलिड है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है इस पे। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में तो 2 सीटों पर, अमेठी रायबरेली में, उनको घोषित करना चाहिए था ना। हम जहां पर मजबूत हैं, जहां में कोई डाउट नहीं था, वो हमने घोषित कर दिया। अच्छा, तो कैसरगंज में मजबूत नहीं थे, लड़ने जा रहा था ना, कैसरगंज में मजबूत नहीं थे। देखिए प्रशांत जी, फिर ये जरा लाइन से हट के हो गई, आप जरा भावनाओं में आ गए। कैसरगंज में क्या मजबूत नहीं थे? कोई भावना नहीं है, तो मैं बहुत व्यवहारिक आदमी हूँ। मैं भैया बहुत व्यवहारिक आदमी हूँ। मैं नहीं बिल्कुल नहीं जाता हूँ, व्यवहारिकता के जीवन जीता हूँ, है ना। और कैसरगंज का विषय अलग था, वो वहां पे कुछ समीकरण थे। अब ऐसा थोड़ा कि हमने एक सीट पे कहीं डिले किया तो उसमें कोई तुलना है भाई। जो परंपरागत सीटें हैं, जो परिवार के शीर्ष नेतृत्व हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। मैं आपको फिर वही चीज समझा रहा हूँ, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व 4 बार सांसद, 3 बार लगातार जीतते आए। पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं है। जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे, अमित शाह जी की सीट थी, राजनाथ जी की सीट थी, मोदी जी की सीट थी, हमने मार्च में ही डिक्लेयर कर दी भैया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट, जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, उस पे तुलना पे, अगर तुलना पे जाएंगे उस तुलना पे जाएंगे। अगर अखिलेश जी पे जाएंगे तो अखिलेश जी अपनी सीट डिक्लेयर। अब तो वोट पड़ गए और सीट वाले मुद्दे पे नहीं, की बात नहीं हो रही है। अच्छा, एक कौशाम्बी सीट पे आपने सुना होगा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को। एक एक करके मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो कौशाम्बी सीट है वो आपको क्या लगा? उस सीट पे आपने कोशिश भी की, राजा भैया साथ में आए, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विनोद सोनकर वहां से उम्मीदवार, सब गए बेती महल, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। और आज स्थिति ये हुई कि 14 शाम को जो ये डिक्लेयर किया गया कि हम किसी के ना पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, उन्होंने आज दोपहर आके ये मतदान करने के बाद बता दिया कि पत्रकारों को, बोले आप माने या ना माने, मैं ये मानता हूं कि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी। और अगर 5 विधानसभाओं का एक पैटर्न देखें, वहां बीजेपी के पास कोई भी सीट नहीं थी। सिराथू के केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, चायल पूजा पाल जीती थी, ये दोनों अब बीजेपी के पाले में पूजा पाल खड़ी हैं। पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी से अलग है। मंजनपुर इंद्रजीत सरोज की सीट है, और बाबागंज और कुंडा दोनों जनसत्ता दल के पास थी, और उनके अध्यक्ष ने क्या कहा है। तो कैसे कौशाम्बी में हैट्रिक रोकने, क्या लगा पाएंगे विनोद सोनकर? प्रैक्टिकल बात जो आप करते हैं। निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल बात करते हैं, और आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक 19 में भी इसी तरह का राजनीतिक विश्लेषण कर रहे थे। विधानसभा और लोकसभा का पैटर्न अलग अलग होता है, और चुनाव से पहले हर पार्टी अपना मेहनत करती है, लोगों से गठबंधन करने का प्रयास करती है, नेताओं को अपने पाले में शामिल करने का प्रयास करती है। हर लोकतांत्रिक पार्टी का अधिकार है किससे कौन गठबंधन करता है, कौन अपने पाले में मिलाने का काम करता है। साम दाम दंड भेद हर पार्टियां अपनाती हैं, वो भी हम प्रयास करते हैं नेताओं को अपने साथ शामिल करने का। बाकी जनता जनार्दन है, किसी के यहाँ कहने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। जनता जिसको वोट देना चाहेगी देगी। विधानसभा का पैटर्न अलग होता है, लोकसभा में अलग पैटर्न होता है। कुंडा बाबागंज में तो 25 साल 30 साल से हम वहां पे नहीं है, तब भी हम कौशाम्बी 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं। उससे पहले अमेठी में भी हम कमजोर थे, अमेठी में हमारा विधायक नहीं होता था, 1-2 होते थे, फिर भी हम अमेठी 19 में जीते। तो ऐसा नहीं कि हमारे किसी क्षेत्र में विधायक नहीं तो हम सांसद नहीं जीत पाएंगे, ये कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है। ठीक है,
कुल मिला के आप जो बड़ी बड़ी हॉट सीट पर मैं बात कर रहा था, और आपने 14 सीटों में आपने कहा हम जैसे 14-19 में प्रदर्शन सुधरा वैसे ही 19 से 24 में सुधरेगा। अब मैं विजय राठी जी के पास आता हूँ। विजय राठी जी, बड़ी मेहनत कर दी अब की आपने रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और केएल शर्मा के लिए, जो कभी नहीं किया। समाजवादी पार्टी सीट छोड़ देती थी, ना तो वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन करके कहती थी कि आप इनको जिताइए। वो एक मुलायम सिंह के समय से परिपाटी चली आ रही थी कि उस सीट पर हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। जब तक गांधी परिवार का लड़ रहा है रायबरेली अमेठी में, हम उस सीट पर नहीं खड़ा करेंगे। आप, ये हकीकत है, कांग्रेस का अमेठी में पहला गढ़ तोड़ने का काम किसी ने किया तो गायत्री प्रजापति ने, समाजवादी पार्टी के एमएलए के रूप में। इस बार आप लोगों ने पूरी कोशिश की रायबरेली और अमेठी में। अखिलेश यादव ने अमेठी में भी रैली करी, रायबरेली में भी करी। वहां पर आपने अपने जो बागी विधायकों को है वहां खूब खरी खोटी सुनाई अखिलेश यादव ने। अब आपको आज मतदान वहां खत्म हो चुका है। मनोज पांडे फैक्टर कितना अभी तक, क्योंकि आपने ना मनोज पांडे को नोटिस जारी किया, मतलब समाजवादी पार्टी ने, ना राकेश प्रताप सिंह को किया, महाराजी प्रजापति को भी नहीं किया। हाँ, इन लोगों को गद्दार भी कहा, उन्हीं महाराजी प्रजापति को लेकर बीजेपी पर भी खूब वार किए। आपको क्या लगा जो आपके घर बगावत हुई उसमें बीजेपी का कितना हाथ था? इसीलिए आपने अब की खुल के अमेठी और रायबरेली जिताने के लिए पूरी दमखम लगा दी। देखिए, मैं बता दूं आपसे, जैसे बार बार जब चर्चा चलती है चुनाव की, जब 2014 का चुनाव हो, जब 2019 का, तो जब उनसे इस चुनाव का कंपैरिजन होता है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। ये उस हिसाब से होता है जैसे एक प्लेयर 2 मैच में उसने शतक मार दिया और आदमी सोचे कि यार तो 2 मैच में शतक मार रहा है, तीसरे में भी मारेगा। लेकिन तीसरे मैच में शतक मारने के नहीं, आउट होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा रन आप बना चुके होते हैं, पॉसिबिलिटी उसके आगे आउट होने की होती है, ज्यादा रन बनाने की नहीं होती। अमूमन यही इस चुनाव में 2014 में किया, 2019 में किया। हमेशा जब भी मैं किसी डिबेट पे होता हूं, जो बीजेपी वाले होते हैं दूसरे यही पूछते हैं, जब हम बोलते हैं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है, तो कहते हैं कि 2019 में भी ये जीते, 2014 में भी जीते। तो हम कहते हैं कि यार 15-16 साल से तो ये यूपी में भी बाहर थे, तो यही मान के बीजेपी को कभी नहीं आने देते कि भाई आप तो बाहर ही हैं, हर चुनाव हार जाते हैं। तो हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, पहली बात तो ये है। 2024 का चुनाव अपने आप में इसलिए अलग है कि जो इसमें इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी है, पूरी ईमानदारी से जो चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ी बात ही इसमें यह है कि इसमें जनता चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, और जनता, आपने अभी एक वीडियो देखी होगी सैलाब फूलपुर का, और मैं उसका जिक्र इसलिए ज्यादा करना चाहता हूं कि इलाहाबाद का, कि सबसे ज्यादा जो एक गढ़ है तैयारी का, जो सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं हमारे, वो इलाहाबाद में रह करके करते हैं, उत्तर प्रदेश के, जहां का मैं रहने वाला हूं, मेरठ का। यहां से भी हजारों लाखों लोग रह करके वहां तैयारी करते हैं। वो जो पेपर लीक हुआ, वो समय समय पे जो भर्तियां रद्द हुई, वो जो आक्रोश उनके अंदर था, वो वहां पूरा देखने को मिला, जो जन सैलाब था। और ये जो चुनाव चल रहा है, जिन मुद्दों को लेकर के ये आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी वाले, वो इनके मुद्दे गायब हो गए। धर्म के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे जितनी चीजें इन्होंने शुरू की थी, धीरे धीरे इनके बोल बीच में बदल गए। जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हमारे यहीं से शुरू हुआ, इनका पहली पिक्चर का जब पहला शो फ्लॉप हुआ, इन्होंने सोचा अब कुछ और पकड़ना चाहिए। 3 फेज के बाद फिर दोबारा से इन्होंने अपनी लैंग्वेज बदली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इनके नेताओं ने। तो उसके बाद फिर ये धर्म पर पहुंचे और पाकिस्तान पर कि कुछ हो। लेकिन मैं देखिए आपको बता दूं, चाहे 13 सीट हो, 14 सीट हो, या पहले 8 सीट रही हो, इस बार जो चुनाव चल रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं समझ पा रही है, उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं रैली में कि प्रधान देखिए देश मजबूत हाथों में है। आज मैं सुन रहा था, आदरणीय योगी जी की रैली थी, उसको मैंने सुना, उसमें 15 मिनट अगर मैंने सुना तो उसी 15 मिनट उन्होंने पाकिस्तान पे चर्चा की।
उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो पेपर लीक उत्तर प्रदेश में इतने हो रहे हैं हम उनका क्या सोल्यूशन निकालें। एक बार भी किसी सड़क की बात नहीं की, किसी बिजली घर की बात नहीं की, किसी यूनिवर्सिटी की। मुझे ऐसे लगा कि वो रैली पाकिस्तान में चल रही है, बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अपने काम पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो देखिए, जहां तक बात अभी आप बात कर रहे थे, बहुत सारे आपने नेताओं की बात की, मनोज पांडे जी उनकी बात की, रायबरेली की आपने बात की। मैं आपसे एक चीज बता दूं, कई बार जब कोई नेता हमारे पास होता तो हम कहते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जैसे हमारी पार्टी में कोई नेता हम कहेंगे कि भाई बहुत जानदार है, पूरी पब्लिक इसके पीछे है। जैसे ही वो दूसरी पार्टी में गया तो हम कहेंगे नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं था। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि नेता किसी भी पार्टी में हो, जनता समझदार है, जनता ये देखती है कि किस तरफ अच्छा है। अगर आज इंडिया अलायंस को जनता वोट देना चाहती है और नेता हमारे पास है तो वो नेता के साथ रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगा कि जनता नेता उस तरफ जा रहा है जहां हमारा वोट देने का मन नहीं है, तो जनता नहीं जाएगी, जनता बिल्कुल नहीं जाएगी। यही मैं आपसे कह रहा हूं।